नमस्कार। कभी सोचा है कि इस धरती पर ये जो लाखों तरह के जीव जंतु हैं, ये सब आए कहाँ से? इसका जवाब दोस्तों छिपा है बायोलॉजी के एक सबसे दिलचस्प चैप्टर में, जिसका नाम है विकास यानी एवोल्यूशन। और हाँ, ये टॉपिक सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि नीट में एक अच्छी रैंक लाने के लिए भी आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए मिलकर इस कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये विकास आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी जीव की आबादी में समय के साथ होने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी का बदलाव है। ये वो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। और जब यही बदलाव लाखों सालों तक जमा होते रहते हैं ना, तो कमाल हो जाता है। एक पूरी की पूरी नई प्रजाति भी बन सकती है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है विविधता यानी वेरिएशन। मतलब किसी भी ग्रुप में सारे जीव एक जैसे तो होते नहीं, उनमें फर्क होता है। दूसरा स्टेप है चयन, सिलेक्शन। यहां पर प्रकृति यानी नेचर उन जीवों को चुनती है जो अपने माहौल में सबसे बेहतर फिट होते हैं। और बस तीसरा स्टेप है विकास, इवोल्यूशन। समय के साथ यही चुने हुए गुण नई प्रजातियों को जन्म दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस आइडिया तक पहुंचे कैसे? ऐसा तो नहीं था कि किसी को सपना आया और उसने ये थ्योरी दे दी। विकास की सोच को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। चलिए एक नजर डालते हैं लेमार्क के शुरुआती अनुमान से लेकर डार्विन की उस क्रांतिकारी खोज तक के सफर पर। तो कहानी में सबसे पहले आए लेमार्क। उनका सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उनका आइडिया बड़ा सिंपल था कि जीव अपनी जिंदगी में जो भी गुण हासिल करते हैं ना, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका सबसे फेमस उदाहरण है जिराफ का, कि उसने ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचा और बस उसकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती चली गई। लेकिन इस आइडिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, जिसे सुलझाया चार्ल्स डार्विन ने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से। और सही मायनों में यहीं से विकास की असली कहानी शुरू हुई। देखिए, डार्विन का सिद्धांत 4 बहुत ही लॉजिकल बातों पर टिका है। पहली बात, जीव जरूरत से कहीं ज्यादा संतान पैदा करते हैं। दूसरी बात, प्रकृति में संसाधन जैसे कि खाना और रहने की जगह लिमिटेड हैं। अब आप ही सोचिए, जब पैदा होने वाले ज्यादा हों और संसाधन कम, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, जीने के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाएगा। और यही है चौथी और सबसे जरूरी बात, इस संघर्ष में वही बचेगा जो सबसे फिट होगा, मतलब जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर होगा। और इसी को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। तो डार्विन की बात तो बहुत सही थी, पर वो पूरी तस्वीर नहीं थी। असली पिक्चर तब क्लियर हुई जब जेनेटिक्स की खोज हुई। आज हम जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मानते हैं वो है नियो डार्विनिज्म, यानी आधुनिक विकास सिद्धांत। ये बेसिकली डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया को मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ मिला देता है, और तब हमें विकास की एक पूरी और एकदम साफ तस्वीर मिलती है। इस मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से विकास की गाड़ी को चलाने वाले 5 मेन ड्राइवर हैं। इन्हें आप एवोल्यूशन के 5 पांडव भी कह सकते हैं। पहला है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, डीएनए में होने वाले रैंडम बदलाव। दूसरा पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन, जो जीन्स को मिक्स करता है। तीसरा है हमारा हीरो, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। चौथा है आनुवांशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो बाई चांस होता है। और पांचवा है जीन प्रवाह, जीन फ्लो, जब जीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरी में जाते हैं। ये पांचों मिलकर ही एवोल्यूशन का खेल चलाते हैं। अच्छा, ये सब थ्योरीज तो ठीक हैं, पर सबूत क्या है? हम कैसे जानते हैं कि विकास वाकई में हुआ है? भाई, वैज्ञानिकों के पास इसके लिए एक नहीं बल्कि कई मजबूत ठोस प्रमाण हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस थ्योरी को सच साबित करते हैं। सबसे दिलचस्प सबूतों में से एक मिलता है शारीरिक रचना में। जरा सोचिए, हमारा हाथ और एक चमगादड़ का पंख, दोनों में हड्डियों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है, पर काम कितना अलग है ना? ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन्स, और ये इशारा करते हैं कि हमारा कोई साझा पूर्वज रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ है समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन्स। इनकी बनावट तो अलग होती है पर काम एक जैसा होता है, जैसे एक पक्षी का पंख और एक कीड़े का पंख। ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जीव एक जैसे माहौल के लिए खुद को ढाल लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प कहानी की, हमारे अपनी कहानी की, यानी मानव विकास की। ये शानदार सफर शुरू हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से, और इसका क्रम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ड्रायोपेथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस,
उसके बाद आए होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और आखिर में हम यानी कि होमो सेपियंस। ऑल राइट, अब अपना फोकस एकदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जिससे नीट परीक्षा में सवाल आना लगभग तय है, और वो है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स की नींव है और इससे सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत आखिर कहता क्या है? देखिए, ये बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन बताता है, एक बेसलाइन। ये कहता है कि अगर किसी आबादी पर कोई भी बाहरी एवोल्यूशनरी फोर्स काम ना करे तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी यानी एलील्स का अनुपात पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेबल रहेगा, बिल्कुल स्थिर। मतलब ये नो एवोल्यूशन की एक काल्पनिक स्थिति है जिससे हम असल दुनिया में हो रहे बदलावों को माप सकते हैं। और इस पूरे सिद्धांत की जान बसती है इससे एक सिंपल से समीकरण में, p² + 2pq + q² = 1। इस फॉर्मूले को तो बस दिमाग में प्रिंट कर लेना है, क्योंकि नीट में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल आते ही आते हैं। चलिए फटाफट इस समीकरण को भी डिकोड कर लेते हैं। यहाँ p का मतलब है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और q का मतलब है रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। तो p² क्या हुआ? सिंपल मैथ्स, होमोजाइगस डोमिनेंट लोगों की फ्रीक्वेंसी। वैसे ही q² हो गया होमोजाइगस रिसेसिव लोगों की फ्रीक्वेंसी और 2pq हो गया हेट्रोजाइगस लोगों की फ्रीक्वेंसी। बस इतना ही है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं। नीट के लिए आपकी चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? पहला, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। दूसरा, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत और उसका इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, मानव विकास का सही क्रम, आगे पीछे नहीं करना है। और चौथा, समजात और समरूप अंगों के बीच का साफ साफ फर्क। ये 4 पॉइंट्स अगर पक्के कर लिए तो समझो इस चैप्टर से आपका सवाल नहीं छूटेगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने अपने अतीत को तो देख लिया, लाखों साल का सफर तय किया, पर क्या ये सफर यहीं खत्म हो गया है? क्या हमने इवॉल्व होना बंद कर दिया है, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी और बदलता हुआ माहौल हमें किसी नई ही दिशा में ले जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।